गुड मॉर्निंग क्लास। Good मॉर्निंग morning, sir. मॉर्निंग। पीडीएफ मिला है बैच में? नो सर। No, sir. No, sir. सर पीडीएफ नहीं है। नहीं आया? नो सर। No, sir. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हल्की आवाज तो नहीं है? नो सर ठीक है। No, sir. ठीक है, देखो मिला होगा शायद। यस सर, आ गया। आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। और मैंने जो ये सब हो गया था, हम लोग को यहाँ से पढ़ना था कंपैरिजन बिटवीन, यहीं से पढ़ना था ना, इफ यू कुड रिमेम्बर। Yes, sir. रिस्क कवरिंग इन फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट। रिस्क कवरिंग इन फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट। अच्छा, इस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या अंतर बता पाएंगे आप लोग? फॉरवर्ड और मनी मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? एनीबॉडी? सर फॉरवर्ड तो बेसिकली ओवर द काउंटर होता है। हम्म। और सर मनी मार्केट में सर बेसिकली सर जो शॉर्ट टर्म से सर जो सर शॉर्ट टर्म लेंडिंग या बोरिंग होता है उसमें सर मनी मार्केट का इन्वॉल्वमेंट होता है सर। ठीक है, देखो एक और जो बेसिक डिफरेंस है, फॉरवर्ड में जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें आप एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट में आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं। जो नेक्स्ट जो कंपैरिजन जो हमको समझ में आ रहा है वो ये कि फॉरवर्ड में जो एग्जीक्यूशन होगा, जो सेटलमेंट होगा, वो फिक्स्ड किसी डेट को होगा आगे, जबकि मनी मार्केट में ऐसा नहीं होता। मनी मार्केट में आप अभी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, और अभी मतलब अभी आप एग्रीमेंट करते हैं और ट्रांजैक्शन भी अभी आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार अगर हम लोग इस सारे पॉइंट्स को पढ़ लें, कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड covering in forward and money market,
अब देखिए क्या क्या कंपैरिजन है। पॉइंट नंबर ए, when a risk is covered in the forward market, the transaction does not appear in the balance sheet. ठीक है, ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा जब ये फॉरवर्ड मार्केट में रिस्क को आप कवर करेंगे। द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ द रिस्क इज कवर्ड इन द मनी मार्केट, it figures in the balance sheet and results into an increase in debt ratio. क्लियर है? आई बात समझ में? जो फॉरवर्ड मार्केट Yes, में sir. आप कवरिंग करेंगे, फॉरवर्ड मार्केट में जो आप कवरिंग करेंगे उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट नहीं हुआ है। यही मैंने आपसे शेयर किया, ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट नहीं हुआ, होना है फ्यूचर में। लेकिन मनी मार्केट जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, जो भी आप रिस्क को कवर करेंगे, वो इमीडिएट बेसिस पे एग्जीक्यूट भी हो जाता है, इसलिए उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर पड़ता है और ये हमारे डेट इक्विटी रेशियो को या डेट रेशियो को इन्फ्लुएंस करता है। पॉइंट नंबर बी में आए हम लोग। If interest differential is equal to the premium or discount on exchange, इंटरेस्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया? जो हम लोगों ने पढ़ा था, दो अलग अलग देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा। और जनरली होता क्या है कि जो स्पॉट से जो फ्यूचर का जो अंतर होता है उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, या फिर वो डिस्काउंट पे होता है। तो वो जो प्रीमियम या डिस्काउंट जितना होगा वो हमेशा लोग ये बताते हैं कि बराबर होगा इंटरेस्ट डिफरेंशियल के। तो वही पॉइंट कह रहा है। अब दोबारा से पढ़े। इफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल इज इक्वल टू द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन एक्सचेंज रेट्स, that is, if interest partly exists, the cost of covering in the two markets are identical, it is equal to। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम के केस में प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर कवरिंग इन द फॉरवर्ड मार्केट और इंटरेस्ट डिफरेंशियल फॉर कवरिंग इन द मनी मार्केट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है, आप देखिए। फॉर द जर्मन एक्सपोर्टर टू कवर फॉर, वही जो पुराना वाला हमारा वो एग्जाम्पल चल रहा है उसी के ऊपर बात हो रही है। देखिएगा, फॉर द जर्मन एक्सपोर्टर टू कवर फॉर $1 million, फॉर एग्जाम्पल, the cost will be $2,500 if the interest differential is 1% on the 3 months money market. The cost of covering should be the same in the forward market as well as well, provided the markets are efficient. But if the markets are not efficient, say there are exchange controls, the cost of covering is likely to be different. The operator would opt for forward market or money market depending on where the cost is less. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। In the above discussion, it has been assumed that purchase and sale of foreign currency in the forward market as well as obtaining loans in the money market is always possible and there are no constraint। मतलब आप जब चाहें आपको लोन मिल सकता है, आप जब चाहें उसमें ऑपरेट कर सकते हैं, आप जब चाहें लोन को रीइंबर्स कर सकते हैं। आप इसमें किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि हम लोग एफिशिएंट मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट। अब आप देखिए एक अच्छा सा पॉइंट लिखा गया है नीचे में। वो लाइन ये कह रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है तो अब जो ऑपरेटर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड मार्केट में अपने रिस्क को कवर करेगा या फिर मनी मार्केट में। जहां पे कॉस्ट ऑफ कवरिंग रिस्क कम होगा वहां पर वो काम करेगा। लेकिन अगर एफिशिएंट मार्केट है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर एफिशिएंट मार्केट है तो कोई प्राइस डिफरेंशियल नहीं होगा। मतलब ये कि वो चाहे फॉरवर्ड में कवर करे या मनी मार्केट में कवर करे, उसका कॉस्ट ऑफ कवरिंग रिस्क दोनों ही मार्केट में बराबर होगा। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज
फॉरेन करेंसी एडवांसेस। अब ये एडवांसेस का मतलब क्या हो गया? फॉरेन करेंसी एडवांसेस का मतलब फॉरेन करेंसी को आप लोन के तौर पे दूसरे को दे देते हैं, फॉरेन करेंसी एडवांसेस इसको हम लोग कहते हैं। दिस इज नोन एज फॉरेन करेंसी एडवांसेस। एक बार पढ़ के देखो इसको। फॉरेन करेंसी एडवांसेस मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी पढ़ के देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लास? सर आ रहा है समझ में। हो गया हाँ सर, हो गया क्या? हो गया। तो ये जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल ये है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज एडवांसेस है, इससे बेनिफिट किसको होगा? हु इज गोइंग टू बेनिफिट? ये फॉरेन एक्सचेंज एडवांसेस है किसके लिए? इट इज मेंट फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर। सपोज, हाँ एक्सपोर्टर के लिए। इससे इंपोर्टर को कोई फायदा नहीं होना।
कैसे फायदा होना है, देखिए अगर आप इंपोर्टर हैं और मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे आपको सामान भेजना, मुझे आपको सामान भेजना, आपका ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। तो जब आपका ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ, तो क्या केवल आपके ऑर्डर रिसीव होने से मैं आपको सामान भेज दूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा, यानी कि मैं इंपोर्टर को बोलूंगा कि भाई आप अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ मुझे एडवांस तो दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं इतने बड़े ऑर्डर को जो एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। ये सुनो, जैसे अगर मैरिजेस में आप हॉल्स को बुक करने जाते हैं या बैंक्वेट हॉल वगैरह को बुक करने जाते हैं, तो बुकिंग अमाउंट देते हैं, कुछ एडवांस पे करते हैं कि नहीं करते सारे का? यस यस ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहता है कि भाई हम आपको माल दे रहे हैं, आपके ऑर्डर के हिसाब से हम आपको माल भेजेंगे, लेकिन आई हैव गॉट सम फाइनेंशियल क्राइसिस, आई रिक्वायर सम एडवांस फ्रॉम यू। तो आपने जब मुझे, आपने मतलब इंपोर्टर ने जब मुझे, मुझे मींस एक्सपोर्टर, जब आपने मुझे एडवांस दिया, तो वो फॉरेन एक्सचेंज एडवांस एक्सपोर्टर के लिए हो गया। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर के पास पैसा आ गया, ठीक है, मैं इंडिया में बैठा हूं, तो मेरे पास इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इमीडिएट बेसिस पे जाऊंगा अपने बैंकर के पास, उसको सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर करके मुझे क्या मिलेगा, इंडिया की करेंसी मिल गई, नेशनल करेंसी मिल गई। अब उस नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करके हम अपने लिए रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला, तो मान लीजिए अगर टोटल ऑर्डर 1000 करोड़ का है, तो मतलब 1000 US डॉलर का है, तो अगर मैंने कहा कि भाई आप 40% मुझे एडवांस दीजिए, तो एक्सचेंज रेट तो इमीडिएट बेसिस पे मैंने एडवांस लेके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के रिस्क को कम कर दिया ना। अब मेरा जो भी रिस्क एसोसिएटेड होगा वो केवल $600 के लिए होगा, क्योंकि $600 मुझे बाद में मिलेगा, लेकिन मैंने एडवांस लेके क्या किया, और अपने ही कंट्री में स्पॉट मार्केट में जाके उस स्पॉट मार्केट के रेट से उसको सरेंडर कर दिया। तो ये मेरे लिए फायदा हो गया, आई एम इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, मैंने अपने एक्सचेंज रेट रिस्क को कम कर दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस तरीके के फॉरेन एक्सचेंज एडवांसेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपने किताब में पढ़ा होगा कि फ्रांस, फ्रांस में होता क्या है कि एक्सपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज एडवांस तभी लेने का अधिकार है जब वो मतलब जो अथॉरिटीज है, जो चार्जेस है, जो जो वहां पे जो डॉकयार्ड होता है, वो जो कस्टम अथॉरिटीज है, वहां तक उसको पास नहीं कर जाता, तब तक आप फॉरेन एक्सचेंज एडवांस नहीं ले सकते। मतलब कि फ्रांस के एक्सपोर्टर, फ्रांस में बैठा हुआ जो एक्सपोर्टर है, उसको अभी भी लॉस, अभी भी रिस्क है। किस ड्यूरेशन का रिस्क है, जब से उसको ऑर्डर मिला उस डेट से लेके जब तक उसका माल कस्टम अथॉरिटीज तक पास नहीं कर गया। तो उस टाइम फ्रेम में जो भी समय लगे, 1 महीना लगे, 45 डेज लगे, 50 डेज लगे, उस टाइम फ्रेम में अगर करेंसी एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस आएगा तो उसको रिस्क है वहां पर। इज इट क्लियर? यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस सर यस सर। So, अब आइए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक ये रहा, राइट? क्या कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कवरिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स और फाइनेंशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, ठीक है, यानी कि कवरिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स। अभी तक हमने क्या किया, कवरिंग किया मनी मार्केट में, अभी तक हमने कवरिंग किया किसमें, कवरिंग किया फॉरवर्ड मार्केट में। और जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि सर कवरिंग इन फॉरवर्ड मार्केट जो है वो ओवर द काउंटर मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है, यानी कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ये आप मल्टीपल रेट्स एक ही दिन में
एक ही सौदे के लिए मल्टीपल रेट्स ले सकते हैं, डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट रेट्स, उसको पब्लिक डोमेन में कोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि कवरिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स, तो जैसे ही आप फ्यूचर्स की बात करेंगे तो फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, वो लीगलाइज्ड हो जाएगा, वो फॉर्मल तरीका है, और एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है, ये एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है, इसलिए सब कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा। अब मैं इसको पढ़ता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इनिशियली फ्यूचर्स मार्केट वेर इंगेज्ड इन मर्केंडाइज बिजनेस ओनली। मर्केंडाइज बिजनेस का मतलब, मर्केंडाइज बिजनेस कहने का मतलब केवल गुड्स से रिलेटेड था, ये केवल कमोडिटी से रिलेटेड था, ट्रेड से रिलेटेड था। एग्जाम्पल एग्स, बटर, cereals, raw materials, and so on. The currency futures were launched for the first time in 1972 on the International Money Market (IMM) of Chicago, presently a division of the Chicago Mercantile Exchange. Right? तो करेंसी फ्यूचर्स सबसे पहली बार 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पर, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, किसके वहां, शिकागो में। कहां पर किया गया, शिकागो, प्रेजेंटली अ डिवीजन ऑफ द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। फ्यूचर मार्केट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर मार्केट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बार इसको पढ़ के देखो ना, ये तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फ्यूचर मार्केट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार पढ़ के देखो, यहाँ तक वो पूरा नहीं पढ़ना है, ये जो जितना शेड्यूल्स वगैरह है ना उसको ड्रॉप कर देना, शेड्यूल के नीचे यहाँ तक पढ़ लेना। एक बार जल्दी करो, पढ़ के देखो फटाफट। समझ में आ रहा है, बताना पड़ेगा। आ रहा है सर। सर इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस आर ट्रेडेड इन स्टैंडर्ड लॉट्स। ट्रांजैक्शंस आर ट्रेडेड इन स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक तो है तोशी? ट्रांजैक्शंस आर ट्रेडेड इन स्टैंडर्ड लॉट्स, मनमाने तरीके से $1500 का ट्रेड कर लेना ऐसा नहीं है। फ्यूचर में जो भी ट्रेडिंग होती है ना, वो उसका लॉट साइज डिफाइंड रहता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना कि रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर में 250 का है, टाटा स्टील का 700 का है, या टाटा मोटर्स का 1200 का है। तो लॉट्स, लॉट्स मतलब स्टैंडर्ड लॉट्स कहने का मतलब कि द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इन वन
कॉन्ट्रैक्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इन वन कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट्स। ये तो यहाँ पे जो लॉट साइज रहता है वो प्री डिफाइंड रहता है और स्पेसिफिक रहता है, चाहे वो हम हो, आप हो, या हम जैसे बाकी कोई भी हो। Yes, sir. सारा कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, लॉट साइज सेम है, टिकर मतलब कि जो प्राइस चेंज करेगा, जो फ्लक्चुएट करेगा, इसमें देखो लिखा हुआ है 0.01, मतलब जितना भी वॉल्यूम होगा, अगर हर बार 0.01 से प्राइस पे चेंजेस होगा तो उसको आपको शो करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड इसमें डिफाइंड है। हाँ, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. A guarantee deposit is required to be made for selling or buying of a contract. This deposit is of the order of $1,000 and is made with the clearing house. उसके बाद फ्यूचर रेट्स डिफर फ्रॉम स्पॉट रेट्स, ये भी आप लोगों को पता ही है, फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट में क्या होता है, डिफरेंट होता है ना? हाँ, Yes, sir. for the same reason as forward, they are very close to forward rates of the same currency for the same maturity date. In fact, if forward rates are much different from future rates of the same maturity, it would be easy to buy in the forward market if the currency was cheaper and sell future contracts in the same currency at the same time. Thus, there would be a profit to the operator without risk, assuming there were no transaction cost. तो बहुत क्लियर है, मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड मार्केट में जो प्राइस होता है और जो फ्यूचर मार्केट का प्राइस होता है वो लगभग सेम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। ये बात अलग है कि जो जो फॉरवर्ड मार्केट का प्राइस होगा, जो कोट्स होगा, वो स्टॉक एक्सचेंजेस में कोट नहीं करेगा या करेंसी मार्केट में कोट नहीं करेगा, लेकिन लेकिन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो फ्यूचर प्राइसेस होगा करेंसी का, वो कोट करेगा करेंसी मार्केट में। क्लियर है? ये सारा पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। Yes, sir. उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फ्यूचर मार्केट्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फ्यूचर मार्केट, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी तरीके से करेंसी का भी फ्यूचर मार्केट्स ऑपरेट करता है। तो इसको भी पढ़ लो एक बार जल्दी, आज कम से कम यहाँ तक ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर दें हम लोग।
हो गया। क्लास हो गया क्या? ये सर हो गया, सर हो रहा है बस। समझ में आ रहा है? बताना नहीं पड़ेगा। नो सर। क्लियर है? बाकी लोग क्लास? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। कोई कोई बताएगा हमको ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? एनीबडी? सर इसमें जो भी इंटरेस्टेड इंटरप्राइज है वो गारंटी डिपॉजिट करेगा ब्रोकर के द्वारा, जो कि ब्रोकर जो है वो मीडिएटर है इंटरप्राइज और क्लीनिंग हाउस के बीच में, क्लियरिंग हाउस के बीच में। ठीक है। और ये क्लियरिंग हाउस का क्या काम होता है? सर क्लियरिंग हाउस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है सर बेसिकली। सर जो कि फॉर्म सर जो कि सर एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स को सर फैसिलिटेट करता है सर, जैसे सिक्योरिटीज वगैरह को। ठीक है, और गुड। डेली हाँ का चलो आगे सिचुएशन बोलो। कैलकुलेट करता है। अच्छा, डेली का सिचुएशन कैलकुलेट करके जिसका डेबिट मतलब जिसको जिससे लेना होगा देना होगा उसके अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करता है, यही तो? यस सर। हाँ ठीक है। ठीक है, गुड। और आगे? सर इतना ही समझ में आया। इतना ही समझ में आया? रोल नंबर 1। बताना पड़ेगा फिर हो गया क्या? जल्दी बोलो। हम तो पढ़े, हमको तो कुछ ऐसा लगा नहीं, मतलब नहीं समझ में आने वाली बात। इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू मेक अ गारंटी डिपॉजिट with a broker who is a mediator between the enterprise or the player in the market and the clearing house. The broker will deposit this sum. Broker क्या करेगा? इस sum को अपने पास नहीं रख लेगा. Deposit this sum with the clearing house. For instance,
An enterprise A buys a currency futures contract through a broker X from another enterprise B associated uh, associated with with या related to broker Y. Once the engagement has been made, both enterprises deal directly with the clearing house. क्या कह रहा है? सबसे पहले बीच में ब्रोकर, दो पार्टी, एक पार्टी इधर और एक पार्टी उधर, ठीक है। ब्रोकर के थ्रू गारंटी डिपॉजिट किया गया कोई किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा, जो कि ब्रोकर क्या करेगा, वो सीधा जाके जमा कर देगा क्लियरिंग हाउस में। अब जब डिपॉजिट क्लियरिंग हाउस के पास हो गया, अब क्या करेगा, वो जो दो पार्टी है वो आपस में डायरेक्टली भी इंगेज कर सकता है, डील डायरेक्टली विद द क्लियरिंग हाउस। उसके बाद कह रहा है एवरी डे द क्लियरिंग हाउस कैलकुलेट द सिचुएशन ऑफ ईच ऑपरेटर as the rate of the contract evolves. It proceeds to call for maintenance margins. Maintenance margin जो कि याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मार्किंग टू मार्केट, जो हम लोगों ने पढ़ा था। मार्किंग टू मार्केट मतलब जो डेली काम होता है, जो क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस होगा, उसके हिसाब से मार्जिन को डेबिट और क्रेडिट करना, मार्जिन को बढ़ाना घटाना। उसी हिसाब से ऑपरेटर भी रेट के हिसाब से मार्जिन को कैलकुलेट करता है। The rate of contract evolves. It proceeds to call for maintenance margins from the operator who has registered a loss and conversely credits the account of the other party who has registered a gain. जिसको gain होगा उसके account को credit करेंगे, जिसके account को loss होगा उसके account को debit करेंगे। Simple. If the enterprise A wants to sell its contract, the same is executed by him through his broker who finds another buyer. The enterprise A will have made a gain or loss depending on the evolution of the rate of futures. Most of the contracts, यानी कि 98% on the future markets are not delivered. They are closed by a reverse operation. The buyer resells the contract and the seller repurchases the contract. एकदम क्लियर है कि आपको अपोजिट ट्रांजैक्शन ही करना पड़ेगा। 98% ट्रांजैक्शंस में ऐसे ही होता है, राइट। अगर आप बाई पोजीशन में है तो आप सेल कर देते हैं, सौदा बराबर हो गया, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। और अगर आप सेल पोजीशन में है तो आप जिस दिन फ्यूचर का डेट है उस दिन आपको सौदा बराबर करना पड़ेगा, तो आपको बाई करना पड़ेगा। इधर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और यू आर मेकिंग लॉस, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। हम लोग फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज ऑन मंडे, राइट? ओके सर। यस। Yes, sir.